नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय। और उस पवित्र धरती के लिए दिन रात, उस धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा एक कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य विजन था। सन 1993 में जो कौशिक आयोग गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर आदि प्रमुख थे। इसके लिए सबसे पहले अपना अलग राज्य होना जरूरी था, जिसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की रानी छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। जब राज्य मिला तो वह भी साधु के रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले कपटी रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ। उस भूभाग का नाम भी उत्तरांचल दिया गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल को नस्ता नाबूद कर पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। परंतु उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत उत्तराखंड के जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी राम उत्तराखंड के भविष्य का निर्णय करते समय राज्य विरोधी रावणों के मांस, मदिरा या अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे, तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति, संस्कार और समृद्धि रूपी सीता और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या ये रावण बचाएंगे या इन रावणों के ही भाई अभिरावण रूपी फर्जी संगठन जो उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर करने के लिए रोज बनाए जाते हैं वो बचाएंगे? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म केवल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन है। हमें उसी पे काम करना है। उसी की ताकत से जन आंदोलन खड़ा हुआ था और राज्य लिया गया था, और उसी विजन को देखते हुए 22 साल तक उत्तराखंड अलग राज्य की लड़ाई को लड़ा गया। आज मैं जो उत्तराखंड राज्य के विजन में लाया हूँ वो है परिवहन व्यवस्था क्या होगी। मैंने पहले शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में उसमें वो किया था। आज मैं परिवहन व्यवस्था क्या होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था उत्तराखंड में, क्योंकि शिक्षा सबकी ज़रूरत है और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती तो उत्तराखंड की बेहतरी की कुछ संभावनाएं बढ़ जाती। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य के बाद रोजगार और रोजगार के बाद परिवहन। तो आज मैं जो बात करूंगा कि उत्तराखंड आंदोलन में परिवहन के बारे में क्या दृष्टिकोण था आंदोलन का, उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये गीत जो सुना रहा हूँ उसको सुना आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपके बीच आता हूँ।
ट्रांसपोर्ट के बारे में था। उत्तराखंड आंदोलन के विजन के बारे में, विजन जो उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो उसके बाद परिवहन के बारे में उत्तराखंड में स्पष्ट था कि हम रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और वहाँ पर जो रज्जू मार्ग हैं उनका विकास करेंगे। और साथ में जो वहाँ पर जो जल की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में है और उसका बहाव भी है, उस जल के वेग का इस्तेमाल जहाँ पनबिजली योजनाओं के लिए करेंगे वहीं जलीय परिवहन के लिए भी करेंगे। उत्तराखंड में मौजूद परिवहन का ढांचा अपर्याप्त और कमज़ोर है। इसकी कमी के कारण क्षेत्र में पर्यटन, उद्योगों और बागवानी का उचित विकास नहीं हुआ है। इसे नेटवर्क योजना के तहत मजबूत बनाया जाएगा। सड़कों के निर्माण के दौरान कटने वाले पेड़ों के एवज में सड़कों के इर्द गिर्द वनीकरण की योजना तुरंत अगले मौसम में शुरू करना अनिवार्य होगा। क्षेत्र में फलों तथा वन उपज को त्वरित निकासी के लिए क्षेत्र में रेल परियोजनाएं लागू किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए रेल मंत्रालय के समक्ष ठोस प्रस्ताव रखे जाएंगे। नदी जल परिवहन की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। उत्तराखंड राज्य में सड़कों के निर्माण और आवागमन तथा परिवहन व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जा सकता है जिससे राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे की दूरी को कम से कम समय में तय किया जा सके और आम आदमी को बहुत बड़ी परिवहन व्यय का बोझ इससे ना पड़े। इसके लिए जर्मनी, जापान एवं स्विट्जरलैंड की तकनीक पर रज्जू मार्गों का निर्माण, परिवहन निगम को आधुनिक तकनीक पर विकसित कर पूर्ण साज सज्जा युक्त परिवहन व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर संभावित क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से रेलवे लाइनों का निर्माण, समूचे उत्तराखंड को जोड़ने हेतु टनकपुर से देहरादून और विकासनगर तक तराई क्षेत्र में सीधे रेलवे लाइन का निर्माण सहित पर्वतीय क्षेत्र में रेल लाइनों को जोड़ना और आदि थे। इसमें मेन ये था कि जो भी हम जो नेशनल हाईवेज हैं उनका था कि हम मैक्सिमम टनल्स और पुलों के माध्यम से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे ही जो रेलवे लाइन होगी उसमें भी टनल और पुलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा जिससे कि पर्यावरण और जंगलों का, हरित क्षेत्रों का नुकसान कम से कम हो, दूरियां कम से कम हो। और उसके बाद उसको कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो वहाँ का लोक निर्माण विभाग है PWD, वो अपनी हल्के वाहनों के लिए रोड बनाएगा। उसके बाद रज्जू मार्गों का जिनमें जीप और घोड़े तांगे ये चल सकें और फिर जो वहाँ पे जल परिवहन है उसकी संभावनाएं परिवहन के तहत थी। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक वो आगे सुनाता हूँ, जो गीत सुना रहा हूँ।
म्यारू गोरी भी ग्याई जोरी भी ग्याई गोरी भी ग्याई लो जोरी भी ग्याई गोरी भी ग्याई लो जोरी भी ग्याई ना हैंस ना थोड़ी धकेली मोरू ना बैठू उठूड़ी धकेली ना हैंस ना थोड़ी धकेली मोरू ना बैठू उठूड़ी धकेली रंग देखी कि चारू हो रंग देखी कि चारू पुरास बिचारू थोरे भी ग्याई थोरे भी ग्याई थोरे भी ग्याई लो थोरे भी ग्याई प्यारा रूप की झोल मनोड़ी से जू म्यारू गोरी भी ग्याई चोरी भी ग्याई गोरी भी ग्याई लो चोरी भी ग्याई गोरी भी ग्याई लो चोरी भी ग्याई प्रीत काने कदीन माया। ट्रांसपोर्ट में ये था कि हम वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का जो पैटर्न है वो वहाँ पे अपनाएं और जो वहाँ की जो पानी की मात्रा है उसका प्रयोग जली ट्रांसपोर्ट पे यूज करें और उसके बाद हाईवेज को हम टनल्स और पुलों के माध्यम से ले जाएं ताकि वहाँ पर पर्यावरण को, वहाँ के जंगलों को, वहाँ के हरित क्षेत्र को कम से कम नुकसान हो। पुलों का इस्तेमाल किया जाए ताकि दूरियां कम से कम हो और लोगों के ऊपर जो किराए का बोझ है वो भी कम पड़े और समय भी कम लगे। और दूसरी चीज़ थी कि वहाँ का जो लोक निर्माण विभाग है वो उन जो हाईवेज आएंगी, जो रेल ट्रांसपोर्ट आएगा उसको कनेक्ट करेगा अपने वहाँ की छोटी शहरों के लिए जहाँ हाईवेज ना हो, जहाँ पे रेल नेटवर्क ना हो। उसके बाद था कि हम रज्जू मार्गों का डेवलप करें। रज्जू मार्गों पे हम जो वहाँ पे हॉर्स राइडिंग है उसको बढ़ावा दें और वहाँ पे तांगा है, छोटी जो वाहन है वो वहाँ पे चल सकें, उसकी व्यवस्था हो ताकि वहाँ के लोगों को एक रोज़गार मिले, क्योंकि वहाँ पे जो रोज़गार की संभावनाएं थी उसको भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ढूंढने की कोशिश आंदोलन के दौरान एक विजन दिखा गया कि हम अगर वहाँ पे जो पर्यटन विकास करेंगे तो उसके आयाम भी उसमें ढूंढे गए कि हम इस तरीके से अगर डेवलप करेंगे तो लोगों को वहाँ रोज़गार भी मिलेगा। और एक और था कि हम उस पर हवाई जो ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट, वो भी वहाँ पे छोटे छोटे हेलीपैड पहाड़ों के टॉप पर बना के वहाँ पर हवाई ट्रांसपोर्ट भी डेवलप करेंगे। इस तरीके से एक विजन देखा गया था और उसमें सीधे से हिमाचल का जो प्रदेश का पैटर्न को भी देखा की संभावनाएं भी उसमें तलाशने की बात हुई थी। और जर्मनी, जापान एवं स्विट्ज़रलैंड की तकनीक पर जो रज्जू मार्गों का है उसका निर्माण की बात थी। और सारे जो तराई का क्षेत्र है, खासकर जब अभी सिडकुल और ये सारे औद्योगिकरण हुआ और वो सारे उद्योग फेल हो गए, उसमें जो आंदोलन के विजन में था कि हम पहले वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बना देंगे, पूरी तरह रेल कॉरिडोर और रोड ट्रांसपोर्ट का पूरा कॉरिडोर बनाने के बाद वहाँ पर औद्योगिकरण करेंगे ताकि जो सप्लाई चेन है वो टूटे नहीं। अभी क्या है, जो सिडकुल में जो उद्योगों का नेटवर्क टूट रहा है, उद्योग फेल हो रहा है, उसका कारण क्या है कि सप्लाई चेन उसकी कामयाब नहीं हुई। वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है और जो वहाँ का रॉ मटेरियल पहुँचना है, जो तैयार सामान को मार्केट में पहुँचना है, वो बहुत समय लेता है। और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, जो उसकी जो वो है उसको पहुँचने का समय, वो जो सप्लाई चेन का सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह से वहाँ दिक्कत आ रही है। और आंदोलन के दौरान इन चीज़ों को पूरा इनका अध्ययन किया गया था कि हम जब औद्योगिकरण की बात करेंगे, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो चाहे वो तराई में हो, और इस सब के लिए ट्रांसपोर्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब तक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त नहीं होगा तब तक हम विकास की बात या औद्योगिकरण की बात नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी वहाँ पे रोडें तो बनी हैं, गाँव को कनेक्ट करने के इरादे से बनी है, उसमें कोई विजन नहीं है और केवल चुनावी और उसके देखने के गांव वालों ने मांग की कि हमें रोड चाहिए, तो जैसे कैसे उन्होंने बिना प्लानिंग से रोडें बना दी। उससे हरित क्षेत्र का भी नुकसान हुआ है
और खेती का भी नुकसान हुआ है, और वो रोडें मतलब कामयाब भी नहीं है। विजन उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जब सोचा गया था कि मैंने जो पहले ये स्टेप बताया कि हम पहले शिक्षा का विकास करेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य का नेटवर्क डेवलप करेंगे, फिर रोजगार के साथ ट्रांसपोर्ट को जोड़ेंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट आएगा उनको कनेक्ट करते हुए गाँव को भी कनेक्ट करेगा। अब क्या हुआ कि हमने शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए, हम स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाए, हम रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। हमने ट्रांसपोर्ट से गाँव को कनेक्ट करने की कोशिश की, और इन कमियों के कारण वो रोडें क्या होगी, उन रोडों से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, और पलायन तेज़ी से बढ़ा। जो आज एक बात कही जाती है कि उत्तराखंड में के रोडों ने उत्तराखंड के लोगों को पलायन करने के लिए प्रोत्साहित किया, उसकी वजह ये नहीं रही। उसकी वजह ये रही कि जिस कदम से विकास होना था कि पहले हम शिक्षा को दुरुस्त करते, स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करते, रोजगार की व्यवस्था को दुरुस्त करते, और फिर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को साथ साथ में उस तरीके से दुरुस्त करते, फिर औद्योगिकरण करते, तो शायद पलायन नहीं होता। परंतु हमने क्या किया कि शिक्षा की व्यवस्था को बदतर कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को बदतर कर दिया, रोजगार की कोई संभावनाएं वहाँ दिखाई नहीं दी, और रोडों को हमने वहाँ बना दिया। तो फिर ठीक था कि जो आदमी उसको रोड मिल गई, फिर वो स्वास्थ्य के लिए उसको जहाँ स्पॉट मिला उस रोडों के माध्यम से वहाँ गया, शिक्षा उसको जहाँ बेहतर मिले वो शिक्षा के लिए वहाँ गया, रोजगार उसको जहाँ मिलेगा वो वहाँ चले गया। ये वही पलायन का एक कारण रहा है। और आंदोलन के विजन में ठीक इसका एक रिवर्स सोच थी कि पहले शिक्षा को दुरुस्त किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, रोजगार के वहाँ पे जो चीज़ संभावनाएं हैं, क्योंकि वो चीज़ें वो रोजगार वहाँ पहले सुनिश्चित किया जाए, वो डेवलप किया जाए। जो चीज़ वहाँ अवेलेबल है, जैसे वहाँ पर कृषि पर आधारित रोजगार पहले थे, वहाँ पर हस्तशिल्प से जुड़े थे, पशुपालन से, दूसरी चीज़ों से जो रोजगार थे, उनको हम पहले अगर बढ़ावा देते तो पलायन पर हम थोड़ा देर तक रोक सकते थे। उसके बाद रोड अगर हम लाते और फिर औद्योगिकरण करते तो पलायन पर अंकुश लग सकता था। और ये आंदोलन का विजन था। और इसके साथ जो वो जब हम बात करेंगे जल संरक्षण की, तो जल संरक्षण के साथ रोड जो जलीय परिवहन है, जल से जुड़े उद्योग हैं, उसका भी बात करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन का एक विजन था कि हम पहाड़ के जो तीखे घाट हैं, जो जब बारिश नहीं होते सूखे रहते हैं, और जब बारिश होती है तो उनमें पानी होता है, तो उनमें क्योंकि वहाँ पर अगर हम रिजर्व करते हैं वाटर को, ना हमारी कृषि भूमि को नुकसान होगा, ना हरित क्षेत्र को नुकसान होगा। वहाँ पर पानी को रिजर्व किया जाए, और वो ऐसे हर जगह से वहाँ से जलीय ट्रांसपोर्ट की भी संभावनाओं को ढूंढा जाए। जितने भी गधेरे हैं, क्योंकि पहाड़ की एक समस्या रही है, उत्तराखंड की समस्या को समझने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। उत्तराखंड में खेती बर्बाद होने का कारण क्या है? जब नलों में पानी गया तो जो जल स्रोत में पानी था वो सूख गया। जल स्रोत पानी का स्तर एक तो पहाड़ पे गिर रहा है, वहाँ पर जल रिजर्व नहीं हो रहा। पहाड़ों में जो बड़े बड़े खाव होते थे जंगलों में, वो खाव सब बंद हो गए हैं, और तो कोई वाटर रिजर्व का सिस्टम जंगलों में नहीं है। जंगली जानवर भी इसकी वजह से पानी की खोज में बस्तियों की ओर आ रहे हैं, और लोगों का और जंगली जानवरों का टकराव बढ़ रहा है। एक समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि वहाँ पे जो पानी गया नलों से, तो वो उसने जो गाड़ गधेरे थे वो सुखा दिए, और वो खेती जो उस पानी पर निर्भर थी वो खेती भी बर्बाद हो गई। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड की है। तो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर हम सिस्टमेटिक चलें तो वो सारी जगह हेल्प करेंगे। हम अगर बारिश का पानी जमा कर लेते हैं तो हमारी जलीय जो परिवहन है उसकी संभावनाएं बहुत तेज़ बढ़ती हैं, जल से जुड़े हुए उद्योगों की संभावनाएं बढ़ती हैं, और जो वहाँ पर सिंचाई की प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। जल के जो स्रोत सूख गए हैं वो रिचार्ज होंगे। उसकी बात में हम तब करेंगे जब जल संरक्षण पर बात करेंगे, और फिर वन संरक्षण की बात होगी, और भू संरक्षण पर बात करेंगे। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। परंतु मैं इसलिए पहले आया कि सबसे पहले ज़रूरत थी शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, और फिर रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जाए। उसके बाद परिवहन को ठीक किया जाए। बाकी चीज़ों पर फिर हम औद्योगिकरण और जल संरक्षण, भू संरक्षण और वन संरक्षण पर भी साथ साथ चले तो पहाड़ की समस्या को, जो वहाँ की दिक्कतें हैं, तो हल किया जा सकता था। परंतु वो चीज़ें नहीं छुई गई। तराई से हमने वही सिडको जो उत्तर प्रदेश का मॉडल था या दूसरे स्टेटों का मॉडल था, उस मॉडल पर हम विकास की चीज़ों को तलाशते रहे। होता क्या है कि उत्तराखंड में जो सरकारें बनती हैं
वो ऐसे लोगों को वहाँ की जिम्मेदारी सौंपते हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं है कि कैसे, जिसकी कोई कल्पना नहीं है, और जब उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता, तो वो दूसरे स्टेटों का मॉडल वहाँ पे ले आते हैं। अगर वो मॉडल भी वहाँ फिट नहीं बैठता तो फिर वो ये आयोग बैठा देते हैं, और फिर वो आयोग का काल बढ़ाते रहते हैं और अपना कार्यकाल जो 5 साल का है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और विकास की वहाँ पे जो सरदर्दी नहीं लेना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और विजन का जो था, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है केवल मेरी कोशिश है कि आंदोलन में विजन क्या देखा गया था, सोच क्या रखी गई थी कि किस मॉडल पर हम उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। तो आज मैंने जो बताया परिवहन पर बताया, परिवहन में हमारा जलीय परिवहन था, हमारा रेल परिवहन था, हमारा हाईवेज ट्रांसपोर्ट था, हमारा जो लोकल था, जो पब्लिक जो होता है स्टेट का अपना वो ट्रांसपोर्ट था, फिर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, और वहाँ पर रज्जू मार्गों का था जिसमें घोड़े तांगे की बात थी, और वहाँ पर पगडंडियों के ऊपर था, और एयर ट्रांसपोर्ट था। ये सारी उसके अंदर कनेक्ट करके जो मैंने बताया कि स्विट्ज़रलैंड मॉडल का, वहाँ पर जापान, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी मॉडल से रज्जू मार्गों को डेवलप करने का एक कल्पना को लेके आगे बढ़े थे। और जिसने भी आज इस कार्यक्रम में भाग लिया सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सारे वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड संसार में भी डालता हूँ, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए। और मैं जो कल लेके आऊँगा, कल मैं जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है उसको, हमने जो आंदोलन के दौरान हम क्या सोचते थे कि यहाँ का जो इनकम होगी कहाँ से होगी, जो यहाँ का रेवेन्यू जनरेट हम कहाँ से करेंगे। अब जो रोज़गार की बात होगी, रोज़गार के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये कहाँ, जब आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने क्या सोचा था कि वो हम कहाँ से जुटाएंगे वो पैसा, उसको लेके कल आऊँगा। आज मैंने आपको जो बताया, पहले शिक्षा के बारे में बताया। शिक्षा में लोगों ने पहले भी चंदे से स्कूल बनाए और श्रमदान से स्कूल उत्तराखंड में बने। उसी पैटर्न को आगे बढ़ा के आंदोलन ने भी सोचा था कि हम लोगों का सहयोग लेंगे और अपने उसी एरिया के लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ देंगे, और वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, और वहाँ के स्थानीय लोगों को उस काबिल बनाएंगे कि वो स्कूलों में उनको जॉब मिले। उसके बाद स्वास्थ्य का था। स्वास्थ्य का भी मैंने बताया कि आपको विकास खंडों का, जब विजन के बारे में बात हुई थी, विकास खंड 30 से 50 गाँव के बीच में एक विकास खंड होगा। हर विकास खंड में 100 बेडों का अत्याधुनिक सुविधा से संपन्न हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायतों का और कानूनगो क्षेत्रों का, पटवारी क्षेत्रों का भी परिसीमन किया जाएगा, उनको छोटा बनाया जाएगा। हर न्याय पंचायत में एक औषधालय खोला जाएगा जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, जो एडमिट कर सकते हैं, और वहाँ पे ट्रीटमेंट की, एक्सरे की और ये छोटी मोटी सारी सुविधाएं होंगी। ऐसा हर न्याय पंचायत में सुविधा होगी, ये स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर सोचा गया था। उसके बाद मैंने रोजगार के बारे में बताया था। रोजगार में जितने भी जो सेवा नियोजन जो आयोग रोजगार विभाग होगा उत्तराखंड का, उसमें उसके अंदर जितनी भी नौकरियां होंगी, एक तो वो वहाँ के स्थानीय लोगों को रखेगा। दूसरे में जो फॉर्मूला था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख न दान, तो सबसे बड़ी उनको खेती पे, बागवानी पे, और जो वहाँ पे उस पे हर्बल्स पे जो वहाँ की तासीर है, उस ज़मीन की ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करें। क्योंकि वहाँ पर जो जल जंगल ज़मीन की जो हमारे पास एक रेशियो बहुत अच्छा है, उसका फ़ायदा लोग उठाएं, उस पर फोकस हो। फिर स्वरोजगार की बात हो, उसके बाद रोजगार पर जितने भी वहाँ पर नौकरियाँ हैं वहाँ पर स्थानीय लोगों को रखा जाए, और केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण उत्तराखंड के लोगों को मिले। ये रोजगार से जुड़ा हुआ था। आज मैंने जो बात की परिवहन पर की, आप लोगों ने इसमें भाग लिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।